हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। ये पर्यावरण अध्ययन यूपी टेट से संबंधित वीडियो है। जो पिछली परीक्षाओं में यूपी टेट की में पर्यावरण अध्ययन के जितने भी प्रश्न आए हैं, मैं 2021 से ये सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। जो 28 नवंबर 2021 को पेपर हुआ था, जो आने वाली यूपी टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। ग्रेट इंडियन डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। जो ग्रेट इंडियन डिवाइडिंग रेंज है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी और प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण पूर्वी यूरोप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? देखो, घास के मैदान पाए जाते हैं अलग अलग जगह। वहां पर सभी जगह पर घास के मैदान को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें दक्षिणी पूर्वी यूरोप में शीतोष्ण घास के मैदान को टैंगा बोला जाता है, टुंड्रा बोला जाता है, मीडोज बोला जाता है, स्टेपीज बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेपीज। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान स्टेपीज कहा जाता है। इनका विस्तार कहाँ तक कितना है? दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों तक इनका विस्तार पाया जाता है। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोटोपेक्सी, बी माउंट एटेना, सी माउंट एकांक्वा और माउंट किलिमंजारो। इसका सही आंसर हो जाएगा सी माउंट एकांक्वा। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांक्वा, जो कितनी है? 6,960 मीटर। दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला नवीन मोड़दार पर्वत है। ये दक्षिण अमेरिका का ही एक एंडीज पर्वतमाला है, वो नया मोड़दार पर्वत आ जाए। इसकी यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। यदि पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो क्या बोलोगे? एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज के उत्तर पश्चिम में एक आटाकामा नाम का मरुस्थल और पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? आटाकामा नाम का मरुस्थल। तो ये क्वेश्चन आए कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिणी अमेरिका में बताओगे। कहाँ बताओगे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बताओगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? यूग्लिना में, हाइड्रा में और जैसे फिश जेलीफिश में या साइकॉन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यूग्लिना में। अब देखो यूग्लिना के बारे में देखो। यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। एक ये हरा प्रोटोजोआ होता है जिसे जंतुओं और पादपों के मध्य संयोजक कड़ी कहते हैं। ये अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो सब किसी को पता होगा। मोर है, गौरैया है, सारस क्रेन है या तोता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारस क्रेन। तो सारस क्रेन क्या है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को बढ़ते शिकार मोर का शिकार उनके मोर पंखों के कारण बहुत हुआ था। इससे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये और ध्यान रखो, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। तो इससे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम एक्ट से मोर को क्या प्राप्त है? पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त है। अब एक और क्वेश्चन देख लो। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस। अगला देखते हैं। कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो पैराथार्मोन है, थायरोक्सिन है, प्रोटॉक्सिन है, प्रोलैक्टिन है या सोमेटोट्रोपिन है? उसका सही आंसर हो जाएगा ए पैराथार्मोन। जो हार्मोन होता है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? किलोमीटर में, डॉप्सन इकाई में, फैदम में या प्रकाश वर्ष में? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉप्सन इकाई में। प्रकाश वर्ष भी लंबाई की दूरी यूनिट होती है। जो ज़्यादा बड़ी लंबी होती हैं उनमें प्रकाश वर्ष, जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी कैस कितनी है, तो ये प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। अब देखो ओजोन परत पाई कहाँ जाती है? ये समताप मंडल के निचले भाग में। कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की जो एरिया है उसमें क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। अब इसकी अधिकतम मोटाई कितनी बताए, ऊंचाई कितनी बताई जाती है? जो 50 किलोमीटर तक इसकी अधिकतम ऊंचाई बताई जाती है। देखो ओजोन परत के बारे में कुछ चीज और देख लो। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ये आ सकता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ओजोन परत को कहा जाता है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणु मतलब O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। तो किस में होते हैं? गेहूं की में होते हैं, धान की में होते हैं, दलहन की में होते हैं, या उपयुक्त सभी हो जाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलहन। क्या हो जाएगा? दलहन की में। देखो नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु फलियों की जड़ों में पाए जाते हैं, जिसे रूट नाइट्र्यूल कहते हैं। अब देखो, अब इस बैक्टीरिया जीवाणु का नाम क्या है? इसका नाम होता है राइजोबियम। क्या नाम होता है? राइजोबियम। ये फली वाली जितनी भी फसल होती है उनमें पाया जाता है। निम्न में से कौन सा खाने योग्य कवक है? एगिर एग्रेसिक एगेरिसक एरे एगेरिकस या पोनेक्सनिया या म्यूकर या राइजोपस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एगेरिनेकस। ये है क्या? ये एक मशरूम की प्रजाति है। मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में, सुंदरबन में, रेगिस्तान में, तो वर्षा वन में? इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरबन में। मैंग्रोव वन सुंदरबन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर ऐसे तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां नदी किसी महासागर से में बह रही हो रही, जो नदी होती है सागर में मिल रही होती है। ये पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो ये भी मैंग्रोव वनों को बनाती हैं। आवृत जीवी पौधों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवृत जीवी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? मूलांकुर, बीजपत्र, प्रांकुर और भ्रूणपोष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांडाभ्यास पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेसिकेसी, ब्रिस्सिकेसी। अब ऐसे क्वेश्चन है ये तुमको रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये नाम साइंस के होते हैं तो ज़्यादा डीपली रहते हैं, तो ये याद ही करने से बेहतर है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज, एथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल? इनमें से कोई नहीं। ग्लूकोज, एथिल एल्कोहल या एसिड। तो वह श्वसन जो बिना ऑक्सीजन के होते उन्हें अवायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव ग्लूकोज को एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ते हैं और ऊर्जा छोड़ते हैं। इसीलिए अवायवीय श्वसन पूरी प्रक्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होती है। अब देखो, कुछ स्रोतों में ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल दोनों माना जाता है, मतलब ग्लूकोज भी माना जाता है, एथिल अल्कोहल भी माना जाता है। लेकिन आयोग ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया था? हटा दिया था। तो आप दोनों ही मानो, ग्लूकोज भी मान के चलो और एथिल अल्कोहल भी मान कर चलो। जैसे ग्लूकोज आए तो ग्लूकोज ऑप्शन लगाना, एथिल अल्कोहल आए तो एथिल अल्कोहल लगाना। 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग, डी के सर्वे,
DK कर्वे और महादेव गोविंद रानाडे और केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा DK कर्वे। 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना DK कर्वे ने की थी। भारतीय समाज की स्त्रियों की दिशा सुधारने के लिए ये ईसाई मिशनरियों ने 1819 में कलकत्ता में तरुण स्तरीय सभा की भी स्थापना की थी। तो 1906 में क्यों स्थापना की गई थी? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन में स्वदेशी का नारा दिया गया था। क्या था नारा दिया गया था? स्वदेशी का। तो जितनी भी अंग्रेजों की संस्थाएं थी सबका विरोध होने किया जाने लगा था। जब तुम अंग्रेजों का विरोध हो रहा था तो अपनी कुछ संस्थाएं तो बनानी पड़ेंगी। तब उस टाइम पर 1906 के आसपास बहुत सारे कॉलेज और विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है भगवान राम से, भगवान विष्णु से, भगवान शिव से, भगवान जगन्नाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ से। अब पुरी है कहाँ? ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? शिप्रा, नर्मदा या गोदावरी या ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्या कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? गोदावरी। नासिक में मेला ये गोदावरी नदी के तट पर लगता है। अब देखो कुंभ मेला ये कहाँ कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है, गंगा यमुना के संगम पर, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर। उज्जैन में भी लगता है ये, इसे शिप्रा नदी के तट पर लगता है। हरिद्वार में ये गंगा नदी के तट पर लगता है। और नासिक में मैंने बताया कहाँ पर? गोदावरी के। 4 जगह पर लगता है ये मेला। संध्या क्या था? भजन, अखबार, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्था। तो ये क्या था? एक अखबार था। संध्या एक अखबार था जो बांग्ला भाषा में प्रतिदिन मतलब डेली आता था। बंगाल विभाजन के टाइम पे 1906 में ब्रह्मा बांधव उपाध्याय द्वारा ये चालू किया गया था। अब देखो भारत में प्रथम समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की को दिया जाता है जो 1780 में बंगाल गजट नाम से आया था। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य कितने हैं? 100, 110, 80, 104। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य हैं। ठीक है। अब देखो विधान परिषद की स्थापना समाप्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? 169 में दिया गया है। 6 मात्र वर्तमान अभी स्टेट ऐसे हैं जहां विधान परिषद है। देखो उत्तर प्रदेश में है एक, तो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, बिहार में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। और विधान परिषद की एज कितनी होती है? 30 साल ये तुम्हारी एज है तो तुम विधान परिषद के सदस्य बन सकते हो। भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुई? कब हुई भारतीय ध्वज संहिता? कब प्रभावी हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो पहले तो ये देखो कब हुई। 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2002, 15 अगस्त 2001, 15 अगस्त 2002। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2002। विशेष ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, क्योंकि 26 जनवरी की 2 डेट दी हुई है, 2001 भी दिया हुआ, 2002 भी दिया हुआ। तो 26 जनवरी 2002 को लागू हुई थी भारतीय ध्वज संहिता। अब देखो तो ध्वज का प्रारूप था, राष्ट्र ध्वज का प्रारूप वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया था? जनगण को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1949 को। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। देखो जनगण मन राष्ट्रगान लिखा किसने था? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। मूल रूप से बांग्ला रचित जनगण मन लिखा गया था बांग्ला भाषा में। ठीक। 1950 में भारत राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक। अब देखो एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट है,
ये 52 सेकंड में गाया जाता है। यह सर्वप्रथम सबसे पहले ये 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें गाया गया था। तो ये पूछ लेगा जनगण मनगण कब गाया गया था, तो ये गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर। किसके? कलकत्ता अधिवेशन के। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा के अध्यक्ष है उनका नाम याद रखो। क्या नाम है उनका? ओम बिरला नाम है। क्या नाम है? ओम बिरला। अब इसकी इनका ओम बिरला नाम है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। अभी 18वीं के भी यही बने हैं, द्वारा चुनाव हुए थे 2024 में, तो 18वीं लोकसभा का गठन हुआ था, उसमें यही बने। और 1993 में सॉरी आर्टिकल 93 के तहत क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। ये केंद्र राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए होती है, क्योंकि केंद्र और राज्यों में क्या होता है, आपस में मतभेद रहते हैं, तो उसको समन्वय से काम किया जा सके, जिससे योजनाओं को अच्छी तरह क्रियान्वयन किया जा सके। इसलिए अंतर्राज्यीय परिषदों का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। पहली बार 1990 में स्थापना की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों की सुनवाई करने का अधिकार होगा? ये होता है भारत का नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी और भारत का प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर होता जाएगा भारत का न्यायवादी। देखो, इसका उल्लेख अनुच्छेद आर्टिकल 76 में किया गया है। किसका? न्यायवादी का, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि न्यायवादी किस अनुच्छेद में दिया है, तो ये 76 में दिया है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ये भारत सरकार का एक संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, भारत सरकार को जहां पे भी कानून से रिलेटेड, कानूनी से रिलेटेड समस्या आएगी, वहां पर ये महान्यायवादी क्या करता है? सरकार की सहायता करता है। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो मेरठ में करती है, बुलंदशहर में, मथुरा में या बिजनौर में? तो ये बिजनौर में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बहती है, बिजनौर जिले में एंट्री करती है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी गंगोत्री ग्लेशियर से ये जाह्नवी नाम से निकलती है, जाह्नवी के नाम से निकलती है, जिसे इसे भागीरथी भी नाम से जाना जाता है। आगे ये देवप्रयाग में जाके भागीरथी और अलकनंदा, अब यहाँ पे ये देखो, ये दो नदियां मिलती हैं देवप्रयाग में, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। यहां से इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। इससे पहले इसका नाम गंगा नहीं होता है। ठीक, अलग अलग नामों से जाती रहती है, पंचप्रयाग बोलते हैं जिसे। निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है? तो देखो, गंडक है कि नहीं, चंबल, बेतवा, केन। तो गंडक ये सहायक नहीं है, ये देखना है। चंबल, केन, बेतवा ये सहायक हैं। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज, गंगा प्रयागराज में जाकर ये मिल जाती है। अब देखो, यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं, टोंस नदी, बेतवा, चंबल, केन और सिंध। ये क्या है? यमुना की सहायक नदी। अब यमुना की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है? टोंस। ये किसकी है? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जबकि गंडक किसकी है? ये गंगा की सहायक नदी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, केटू, एटलस, कॉमेत। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। ये कहां पर है? कराकोरम शिरडी में है। ठीक है, अगला देखते हैं। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? कोलोरेडो, किम्बरले, कटंगा या पेंटागोनिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किम्बरले। किम्बरले पठार कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक,
अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड का भाग है नहीं है। तो देखो हमीरपुर, ललितपुर, मिर्जापुर, झांसी। तो देखो हमीरपुर भी है, ललितपुर भी है, झांसी भी है। जो मिर्जापुर है ये क्या नहीं है, बुंदेलखंड का भाग नहीं है। जो एमपी से लगते हुए जिले हैं वो बुंदेलखंड के पार्ट हैं। इसमें 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड: जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा। ठीक। उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं, एमपी के अलग हैं। निम्नलिखित राज्य में से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और ये किस में है, ललितपुर में है। ललितपुर, वो सॉरी, लखीमपुर खीरी जो जनपद है उसमें फैला हुआ है। मैट्टूर बांध कहाँ स्थित है? गंगा नदी पर, कावेरी पर, महानदी पर, सतलज पर। तो ये है मैट्टूर बांध, कावेरी नदी पर। मैट्टूर बांध भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है जो तमिलनाडु में स्थित है। ये कावेरी नदी पर है। और कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? कर्नाटक से होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। और ये बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है ये नदी। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आपके स्कोर को ये अच्छा करने में बहुत ही साबित हो।